वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़के ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? उसने अपने बैग से एक फोन निकाला। वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्टॉक खोलने के लिए पिन की जरूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने क्रॉस बैग से पिन निकाल कर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी है? वह बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दे दिया। मैंने उससे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिवेट होती है। जिस नाम से यह सिम उठाई गई है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, बता देना। लड़की बुदबुदाई। ओहो। मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वह अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने नम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लीजिए। लड़की ने कहा कि फिलहाल नहीं, थैंक्स, लेकिन यह सिम किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करते हैं। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं या और कहीं? लड़की बोली, नहीं, दिल्ली में कोई काम नहीं, ना मेरा घर है। मैंने उत्सुकतावश पूछा। वह बोली, दरअसल यह दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ, और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आजाद। वह लड़का बोला, लेकिन किस तरह की कैद? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, किस कैद में थी यह अल्हड़ सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहां घर वाले कहें शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेले भाग रही हो आप? आपके साथ कोई नजर नहीं आ रहा? वह बोली, अकेले नहीं, साथ में है कोई। लेकिन कौन? मेरे सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ लूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे, और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओहो, यह तो प्यार का मामला है। उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। यह बात सुनकर वह खुश हुई, बोली, वह कैसे, कब, कहाँ? लव मैरिज की बात सुनकर वह मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, तब कैसे, कहाँ, वह सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वह मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है। मेरे पापा, माँ, भाई बहन, क्या हो सकता है? भाई ना हो, सिर्फ बहनें हो, या यह भी हो सकता है कि बहनें ना हो और दो चार गुस्से वाले बड़े भाई हों? मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता। मैंने टोंट मारा, कुछ भी हो सकता है, मेरा नाम, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी। वह थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफी दी, जैसे छोटे बच्चे को देते हैं। वह बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफी उठाते बधाई दी और पूछा, कितने साल की हुई हो? वह बोली, 18 की। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है आपकी? वह हंसी। कुछ ही देर में काफी फ्रैंक हो चुके थे। ऐसा लग रहा था हम दोनों बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है
यानी मैं तुमसे 17 साल बड़ा हूं। उसने कहा, लग तो नहीं रहे हो। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो, तुम्हारे चेहरे पर चिंता नहीं है। मैंने पहली बार इतनी बेफिक्री पहली बार देखी है। खुद की तारीफ सुनकर वह खुश हुई। बोली, मुझे उन जनाब ने, मेरे लवर ने पहले ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना, सिर्फ मेरे, हम दोनों के बारे में सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। मैंने फिर चुटकी ले कहा, उसने तुम्हें मुझ जैसे अनजान मुसाफिर से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं, शायद वह भूल गया होगा यह बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और मोबाइल दिया, 3 ट्रेनें बदलवाई ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी भरी, बोली, बहुत टैलेंटेड है वह, उसके जैसा कोई नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हुए हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक बेटा 1 साल का। यह देखो उनकी तस्वीर। मेरे फोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि जब यह पैदा हुई थी तब मैं कुवैत में था, एक पेट्रोल कंपनी में। बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी थी। फिर कुछ महीने बाद मैंने वह जॉब छोड़ दी और अपने कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, क्यों छोड़ी? मैंने कहा, बच्चे को पहली बार गोद में उठाया तो ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया मेरे हाथों में है। 30 दिन की छुट्टी लेकर घर आया था, वापस जाना था, लेकिन जाने से इधर बच्चे का बचपन खर्च होते रहे, पूरी दुनिया का मालूम, तब भी घाटे का सौदा है। मेरे 2 टके की नौकरी, उसका लाखों का बचपन। उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहां? मैंने कहा, काफी टेक्निकल मामले से गुजरकर एक लंबे समय के बाद रख सकते हैं। उस वक्त यह मुमकिन नहीं था। मुझे दोनों में से एक को चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या परिवार। मैंने परिवार चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के लिए मैं कुवैत से वापस आ गया था, लेकिन अपना इस्तीफा देकर लौट आया। लड़की ने कहा, वेरी इंप्रेसिव। मैं मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगा। लड़की ने पूछा, अच्छा, आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहाँ गए, कैसे रहे और कैसे गुजारा वह वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि लड़की लड़कपन के शिखर पर है, बिल्कुल नासमझ, मासूम, छोटी बहन सी। मैंने उसे बताया कि भागकर शादी नहीं की, और यह भी कि उसके पापा ने मुझे पहली ही नजर में रिजेक्ट कर दिया था। लड़की ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कारण कुछ भी हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, मेरा घर। बिल्कुल सही। लड़की ने सहमति दर्ज कराई और आगे पूछा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, उसके पिता ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने अपने बारे में अलग से सोचना शुरू कर दिया। खुशबू ने मुझे कहा कि भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम खुशबू है। मैंने तो मना कर दिया। वह 2 दिन तक लगातार जोर देती रही कि भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। मैंने उसे समझाया कि भागने वाले जोड़े में लड़के की इज्जत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के पूरे कुल की इज्जत धूल में मिल जाती है। भागने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो बन जाता है, लेकिन इसके विपरीत जो लड़की प्रेमी संग भागती है वह उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं। बुराइयों के तमाम शब्दकोश लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर 60 साल की वृद्ध हो जाएगी, तब भी जवानी में किए गए उसके कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं हटेगा। मैं मानता हूँ लड़का लड़की को तोलने का यह दोहरा मापदंड गलत है, यह नजरिया गलत है, मगर समाज का नजरिया यही है। वह अपने नीचे का होठ दांतों तले पीसने लगी। उसे पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। मैंने कहा, अगर मैं उसे उस दिन भगा ले जाता तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी ना पीती।
इसीलिए मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं ऐसा काम करूं। मैं जिसे प्रेम करूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के समान ही हैं, चाहे शादी ना हो तो ना हो। कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि खुशबू की सगाई कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी थी फोन पर। लेकिन जैसे जैसे शादी नजदीक आने लगी, उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। मतलब, लड़की ने पूछा, डिमांड का एक ही मतलब होता है, दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास ननद को नेकलेस दो, वगैरह वगैरह। बोले हमारी रीत है। लड़का भी इस अदायगी का पक्षधर था। वह सगाई मैंने तोड़वा डाली, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरी शादी उससे हो जाए, बल्कि ऐसे लालची लोगों में खुशबू कभी खुश नहीं रह सकती थी, ना उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। यह सब किस्मत की बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना तो वो गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा, जरूरी नहीं कि माता पिता का फैसला हमेशा सही हो, और यह भी जरूरी नहीं कि प्रेमी जोड़ों की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी गलत या सही हो सकता है। काम की बात यहाँ यह है कि कौन ज्यादा वफादार है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और मैंने भी। लड़की ने तर्क दिया कि हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें गिलानी नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा, फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता दोनों की सहमति, वह सबसे सही है। बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा फैसला तुम दोनों का है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल नहीं हैं, ना ही तुम्हें इसका असली मतलब पता है। तभी उसने पूछा, क्या है इसका सही अर्थ? मैंने कहा, तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई। यह सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, यह इश्क है। फायदा नुकसान नहीं सोचा, यह इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनिया के फितूर से बिल्कुल खाली था। उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर गया। जिन जनाब ने इसको भरा वह इश्क में नहीं है, यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वह इश्क में नहीं है, बल्कि होशियारी और हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वह इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 3 ट्रेनों को नहीं बदलवा पाता, उसका दिमाग इतना काम ही नहीं कर पाता। कोई कहे मैं आशिक हूँ और वह इतना शातिर भी हो, यह मुमकिन नहीं है। मजनू इश्क में पागल हो गया था। लोग पत्थर मारते थे उसे इश्क में। उसकी पहचान तक मिट गई थी दुनिया से। मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम केस था, जो अब इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। वह शातिर होता तो केस से मजनू न बन पाता। फरहाद ने सीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली और उसी नहर में उसका लहू बहा था। वह इश्क में था। इश्क में कोई फकीर हो गया, कोई जोगी हो गया। किसी माझी ने पहाड़ को तोड़कर रास्ता निकाल लिया, लेकिन अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया। लालच और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क समर्पण करने को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। लड़की की खुशी, उसकी खिलखिलाहट और चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से खामोशी में बदल गई। मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका वजन आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ कई दिनों तक खाना नहीं खाएगी, ना पानी पिएगी, जबकि आप अपने आशिक को आजमा कर देख लेना। ना तो उसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा, ना दिमाग पर। वह अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता है। आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लड़के लपाटे को जो इश्क हो जाता है, वह इश्क नहीं है, वह सिनेमा जैसा कुछ है। 1 सेकंड में कुछ अलग करने का फितूर, और कुछ नहीं। लड़के का चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था वह अभी यहाँ नहीं है। उसका दिमाग किसी अतीत में टहलने निकल गया।
मैं अपने फोन को स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मन की इंद्रियां उसी की तरफ थीं। थोड़ी देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुंच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा, एक कॉल करना है। मैंने मोबाइल दिया, उसने नंबर डायल किया और रोने लगी। सामने से पिता भी फोन पर बेटी को समझाने की कोशिश करने लगे। उसने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं घर आ रही हूँ। दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। हम ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी। मैंने पिन दी। उसने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दी और मुझे पिन वापस दे दी।